सबको प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, उपस्थित हूँ आपके बीच में लेकर फिर से वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश। वोकेबलरी का हमारे कोर्स का लास्ट पार्ट है ईडियम्स। तो आइए आप और हम लोग मिलकर करते हैं ईडियम्स। ईडियम्स वो चीज़ है जिसके बारे में हम कब से बात कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आई गेस डे 1 डे 2 के आसपास ही हमने ईडियम पे बात कर ली थी और हमने कहा था कि हम रोज थोड़े थोड़े ईडियम पढ़ेंगे। रोज नहीं तो हर थोड़े दिन में, तो हर एक दो लेक्चर छोड़ के हमने कभी 3, कभी 5, कभी 2, कभी 4 ऐसे ईडियम्स लिए हैं। और मेरे हिसाब से आपके पास 30, 40, 45 उससे भी ज़्यादा कुछ ईडियम्स तो अभी तक हो भी गए होंगे। कुछ ईडियम्स वो हैं जो मैंने आपको अपने नोट्स में दिए हैं, और कुछ और हैं जो मैं आज भी आपको लिखाऊंगा और आगे भी लिखाता रहूंगा। ईडियम्स पे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में बच्चों, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे पेपर भी डिस्कस करेंगे एक दिन हम, एक बार कोर्स हमारा ये पूरा हो जाएगा, फिर एक लेक्चर में पेपर डिस्कस करने का भी आपके साथ करूंगा। तो तब भी करेंगे इस पे बात। लेकिन एक छोटी सी बात अभी ये कि ईडियम आपको दे दिया जाएगा ऊपर, और नीचे उसके 4 मीनिंग दिए जाएंगे और आपको पता लगाना है कि इस ईडियम का क्या मीनिंग हो सकता है। ये ऐसा एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का। और जिस तरीके से हम ईडियम पढ़ते हैं, मैं जैसे समझाता हूँ कि देखो ये ऐसा है और उसका फिर यूसेज भी हम देखते हैं। ये एक लॉजिक बिल्डिंग का तरीका है जिससे आप एग्जाम में कोई भी ईडियम आ जाए, हमारे पास तो एक लिमिट है कि हम इतने इतने ही पढ़ सकते हैं, 100-200 पढ़ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगा मेरी खुद की बनाई हुई एक और अलग से, जिसमें बहुत सारे ईडियम्स हैं अलॉन्ग विद द मीनिंग। पर तो भी ज़रूरी नहीं है कि उसी में से आए एग्जाम में। तो ये सब पढ़ने के बाद एग्जाम में अगर कोई सा भी ईडियम आ जाता है, तो एटलीस्ट आप इस लॉजिक से वहां पे लॉजिक लगा के उसका कोई मीनिंग निकाल के 4 में से एक सही उत्तर ढूंढ लोगे। यही एकमात्र तरीका है ईडियम्स को पढ़ने का। ईडियम्स का महत्व तो देखें कि क्या है भाई ईडियम्स का महत्व। थोड़ी सी ईडियम्स के बारे में इंट्रोडक्टरी चर्चा कर ले आज बहुत दिनों बाद। एन इडियम इज एन एक्सप्रेशन दैट टेक्स ऑन अ फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव मीनिंग मतलब सिंबॉलिक मीनिंग, है ना। कुछ वर्ड्स को कंबाइन करके जब उनका हम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकालते हैं, उसका फिगरेटिव मीनिंग निकालते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। उसके पीछे का मे बी सार्केज्म हो सकता है, या उसका एक तात्पर्य या भावार्थ हो सकता है, या उसका एक सिंबॉलिक संकेतात्मक मीनिंग हो सकता है ना। जैसे हमने पढ़ा था अ स्टोन्स थ्रो अवे। तो स्टोन्स थ्रो अवे मतलब कोई व्यक्ति स्टोन फेंकेगा तो कितनी दूर फेंकेगा पत्थर उठा के, है ना। ऐसा तो नहीं कि पत्थर उठाया और हाथ से फेंका और वो 500 किलोमीटर दूर जाके गिरा, नहीं ना। एक स्टोन जब कोई व्यक्ति फेंकेगा फुल ताकत से, तो कितनी दूर फेंकेगा, 100, 200, 500 मीटर, आधा किलोमीटर। तो यानी कि जब कोई जगह पास में हो, हम पैदल पैदल चलते थक गए हों, और किसी ने पूछा और कितनी दूर है पहुंचने में, तो हमने कहा बस पास में यार, इट इज अ स्टोन्स थ्रो अवे। तो स्टोन्स थ्रो अवे, अब इसका फिगरेटिव मीनिंग है बहुत नजदीक में या बहुत पास में। तो इस तरह से फिगरेटिव मीनिंग निकालना आपको एग्जाम में जो भी ईडियम दिया हो, और उसके आधार पे आप 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही ऑप्शन को चूज कीजिएगा। मजे की बात यह है कि अगर लगे कि एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, तो फिर एलिमिनेशन टेक्निक, अपनी नॉकआउट टेक्निक लगा लेना आप कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से भी ज्यादा ये सही लग रहा है, तो एक और नॉकआउट करा। तो आपका जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मन करे परसेंटेज वाइज वेट कि यार ये लग रहा है, उसको करके आना। गट फीलिंग के साथ जाना, कुछ समझ में नहीं आए तो, है ना। ये गट फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको मैं बोलता हूँ इंस्टिंक्ट्स। ये आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, है ना, मेरे इसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं, चूज द करेक्ट आंसर, 2-4 अलग अलग वोकैब में आएंगे, वो भी सिर्फ, बाकी तो लिखने पढ़ने की इंग्लिश। लेकिन जो प्योरली ऑब्जेक्टिव पेपर है, जिनमें आपको सिर्फ गोले ही मारने 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे, मैथ्स और इकोनॉमिक्स वाला जो सब्जेक्ट है, वहां पर भी अपने इंस्टिंक्ट्स का बहुत ध्यान रखना, है ना। जो लॉजिक दिए सर ने, टीचर ने, मैम ने, वो तो लगाना ही लगाना। एट द एंड अगर कुछ समझ में नहीं आए, तो फिर मेरा ये वाला लॉजिक लगा लेना, इंस्टिंक्ट्स वाला। चलो, इंस्टिंक्ट्स बहुत करके सही होते हैं। चलो, ईडियम्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ईडियम हमारी लैंग्वेज में फ्लेवर और स्टाइल ऐड कर देते हैं, बड़ा स्टाइलिश सा लगता है। या आई श्योरली बी काउंटिंग ऑन यू। अब मैं यहाँ गिनने की बात नहीं कर रहा हूँ। काउंट ऑन यू मतलब किसी पे रिलाई करना, किसी पे बिलीव करना। सर यू कैन काउंट ऑन मी, काउंट ऑन मी मतलब मुझे गिन सकते हो नहीं, मुझ पे विश्वास कर सकते हो। कितना अच्छा लगता है, आई कैन काउंट ऑन यू, काउंट। तो इडियम स्टाइल फ्लेवर ऐड कर देते हैं हमारी लैंग्वेज में। और जब आप सही जगह पे सही इडियम का प्रयोग करते हो, तो आपका थॉट ज़्यादा इम्प्रेसिव तरीके से और ज़्यादा कन्विंसिंग तरीके से सामने वाले के पास पहुंचता है। फिर
दूसरा एक महत्वपूर्ण ये भी है ईडियम समझने का और पढ़ने का कि देयर मीनिंग्स एंड यूज देम ऑफन इन लैंग्वेज, कि जब हम उनका मीनिंग जान लेते हैं तो हम उनको अपनी लैंग्वेज में ऑफन कई बार अच्छे से यूज कर पाते हैं। अगेन वही बात वही है, इफेक्टिवली यूज करते हैं तो इम्प्रेसिव लगता है। और आर्टिकल राइटिंग में, प्रेजेंटेशंस में, इवन बोर्ड रूम डिस्कशंस में, इवन आप देखेंगे कि आज तक पे या किसी इंग्लिश न्यूज़ चैनल पे या हिंदी न्यूज़ चैनल पे हिंदी में, हिंदी न्यूज़ चैनल पे हिंदी में और इंग्लिश न्यूज़ चैनल में इंग्लिश में जब वो मुहावरों का या इडियम्स का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो न्यूज़ एंकर हो या जो डिबेट में पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो हो। उस व्यक्ति की बात ज़्यादा भारी लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा रेटोरिकली पुट अप की जाती है, बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से रखी जाती है, जो अपनी लैंग्वेज में अच्छे अच्छे वर्ड्स या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सुंदर सुंदर ईडियम्स का प्रयोग करते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी चर्चा मैंने आपसे की। मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता था कि ये ईडियम में अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुशन देके बातों के बारे में जानकारी लेके हम कंसेप्ट पे आते हैं। चलो, तो देर इज अ लिस्ट ऑफ idioms एंड देयर मीनिंग्स विच इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। एग्जॉस्टिव यानी कि इतनी ही बड़ी कंप्लीट लिस्ट है ऐसा नहीं है, idioms हजारों लाखों हैं, हजारों हैं। We cannot complete the list, we can never complete the list, but we can learn a few of them। तो ये एक छोटी सी लिस्ट है आप लोगों के सामने, एक छोटी सी मेहनत पेश है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो है वो तो मैं सारे कराऊंगा ही और एक्स्ट्रा भी कराऊंगा। चलो भाई। हम्म पहला है हाई टाइम। हाई टाइम यानी कि कोई चीज जिसका अब समय आ चुका है और जिसको अब कर ही देना चाहिए, है ना, दैट इज ऑलरेडी ओवर ड्यू, जिसका समय ड्यू आ गया है। ड्यू यानी कि बिल्कुल अब टाइम हो गया है और उसको इमीडिएटली स्टार्ट कर ही देना चाहिए। जैसे लड़की हो गई भैया 25 साल की, तो रिश्तेदार क्या बोलते हैं, भैया नाउ इट्स हाई टाइम यू गेट योर डॉटर मैरिड। मतलब अब इसका शादी करने का टाइम ड्यू हो चुका है। 17 साल की तो अभी ड्यू नहीं हुआ है, 18 की भी आजकल ड्यू नहीं होता, 22 23 24 चलो ड्यू नहीं हुआ, 25 की भैया अब तो समय निकल रहा है, फिर अब इसके बाद फिर स्किन पे झुर्रियाँ पड़ने लग जाएंगी। और लड़की हमारी जो है भैया वो तो साइड में खड़ी खड़ी चिढ़ रही है कि रिश्तेदार तो जब देखो जब शादी की बात करते हैं। अरे अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, जॉब करते करते 1 साल हुआ है, अभी तो कार लेनी है मुझे, खुद के पैसों से घर लेना है, फिर मैं इंडिपेंडेंट होकर जॉब करूंगी। तो मैं लड़की के साथ हूँ कि लड़की अगर ऐसा सोचती है तो ये उसकी सोच है और उसको जब करना है तभी करेगी। तो डोंट थिंक अदरवाइज। लेकिन रिश्तेदार तो पीछे पड़ जाते हैं ना भैया। तो ये जो रिश्तेदार हैं वो क्या कहते हैं कि रामलाल जी इट्स हाई टाइम यू गेट योर डॉटर मैरिड, ऐसा। ठीक, ये मेरा, बाकी मैंने यहाँ यूसेज दे रखे हैं आपको, जो इसमें लिखा हुआ है वो तो पढ़ना, पर मैं अपनी तरफ से भी दे रहा हूँ आपको। फिर अगला है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। पोस्ट यानी चौकी, पिलर यानी खंबा, खंबे से चौकी पे जाना। तो बिना किसी कारण से जाना, मतलब इधर से उधर फालतू में घूमना, कोई कारण है ही नहीं, भटक रहा है इधर से उधर, है ना। तो या फिर इधर भी गए उधर भी गए इधर भी गए उधर भी गए लेकिन काम कुछ नहीं करा तुमने। तो तू गया इस दुकान पे उस दुकान पे, 10 दुकान देख के आया पर खरीद के कुछ नहीं लाया। तो बाय नॉट परचेजिंग एनीथिंग यू हैव गॉन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, है ना। तुम इधर से उधर भटके हो, बस एक प्लेस से दूसरी प्लेस गए हो बिना किसी पर्पज और डायरेक्शन के, करा तो कुछ भी नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, विंडो शॉपिंग, सोचते हैं खरीदी करेंगे पर जाते हैं देखते हैं मॉल में महंगे महंगा, फिर घर आ जाते हैं। तो मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, टाइम का वेस्टेज किया, बस बिना किसी पर्पज और डायरेक्शन के घूमते रहे। कभी कभी से लॉन्ग ड्राइव पे भी निकलते हैं तो बिना पर्पज के निकल जाते हैं। दोस्त को बोला चलाते हैं, बोले कहाँ चल रहे, बोले पता नहीं, तू तो बैठ गाड़ी पे, और चले गए। बोले कहाँ लेके कहाँ जा रहा है, बोले मेरे को भी नहीं मालूम, बस चल लंबा वहां तक जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, काइंड ऑफ। ब्लैक शीप यानी कि जो परिवार में अलग ही हो, जैसे कि व्हाइट शीप, सारे भेड़ कितने व्हाइट, कैसे हैं, सारे व्हाइट हैं, और एक आध कोई काला वाला पैदा हो जाए तो अपन बोलते हैं ना यार ये अलग ही है। तो जैसे सब फैमिली में सब डॉक्टर हैं और एक इंजीनियर बन जाए या एक सीए बन जाए तो क्या बोलेंगे, वी आर ऑल डॉक्टर्स, आर्स इज अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, बट माई सन इज अ ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। क्यों भाई, ये अलग ही निकला परिवार में सबसे अलग, हम सब डॉक्टर है इसको सीए करना है, हम सब पेशेंट देखते हैं और ये भैया लोगों के अकाउंट्स देखता है। ठीक है, ब्लैक शिप, थोड़ा ऑड, ऑड मतलब गलत नहीं, सबसे थोड़ा अलग। अ बेड ऑफ रोजेस ये पढ़ा चुका हूँ, कंफर्टेबल लाइफ, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, वन शुड नॉट टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, है ना। चलो अगला है किथ एंड किन, ये भी पढ़ा दिया, सारे सगे और संबंधी किथ एंड किन, ये दोनों में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। चलो, तो बेड ऑफ रोजेस, इसका यूसेज बहुत बढ़िया दिया हुआ है यहाँ पे, किथ एंड किन, ही हैज इनवाइटेड ऑल हिज किथ एंड किन टू द पार्टी।
सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र। फिर है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मीनिंग है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। डिफिकल्ट प्रॉब्लम मतलब कोई ऐसी समस्या जो बहुत मुश्किल पड़ रही है आपको सॉल्व करने में, है ना? तो वन ऑफ द क्वेश्चंस इन एग्जाम वाज अ हार्ड नट टू क्रैक। या डिफीटिंग माय फ्रेंड इन बास्केटबॉल इज अ हार्ड नट टू क्रैक। चलो भाई, चश्मा फिर से लगा के आगे बढ़ रहे हैं। अ कोल्ड रिसेप्शन। रिसेप्शन यानी कि देखो, ये वो शादी ब्याह का रिसेप्शन नहीं, रिसीव का नाउन फॉर्म है। रिसीव करना यानी किसी को लेना, किसी को आते हुए का स्वागत करना, काइंड ऑफ। और उसका नाउन फॉर्म है रिसेप्शन। तो मैं मुझे बुलाया आपने अपने घर की, सर आइएगा, मैं आया। और जब मैं आया तो आपने कहा अरे सर, आइए आइए बैठिए, कैसे आना हुआ? मैंने कहा यार इनके चेहरे पे तो बिल्कुल खुशी नहीं, और बोलते तो ऐसे थे कि आइएगा सर, है ना? तो मुझे लगा कि यार दिस इज अ कोल्ड रिसेप्शन, ठंडा ठंडा रिसेप्शन है। आपने मुझे रिसीव तो किया है लेकिन बहुत ठंडे तरीके से। और एक तरीका ये होता है कि ओ सर माय गॉड, हमारे तो भाग्य खुल गए, आप आए, प्लीज आइए आइए, थैंक यू सर आप आए, इट्स अ प्रिविलेज कि आपके चरण हमारे घर में पड़े। लो भाई, हम लोग टीचर्स लोग मान लो किसी के घर जाएं और वो कोई ऐसा करेगा तो हम बोलेंगे इट्स अ वार्म रिसेप्शन, गर्मजोशी से पेश आया कोई व्यक्ति। और हम चले गए और वो बिल्कुल ठंडा ठंडा वेलकम कर रहा है, यानी कि काइंड ऑफ अनवेलकम, है ना? या इनडिफरेंट यानी बहुत उदास सा, जिसको बहुत खुशी ना हो, उसे हम बोलते हैं कोल्ड रिसेप्शन। देखो उन्होंने यूसेज अच्छा दिया है, द गेस्ट फेल्ट बैड व्हेन दे गॉट अ कोल्ड रिसेप्शन एट द पार्टी। चलो भाई, अगला है लायंस शेयर। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। लायंस शेयर यानी बड़ा पार्ट, अ मेजर पार्ट। तो भैया हमारे दोनों, मान लो दो भाई हैं कोई, और हमारे दो भाइयों में भैया हमेशा लायंस शेयर ले जाता है हर चीज का। कुछ भी आता है घर में तो उसको मेजर मेजर शेयर चाहिए, बड़ा शेयर चाहिए, लायंस शेयर। सेंटेंस बनाया, द एल्डर सन टुक द लायंस शेयर ऑफ द फैमिलीज वेल्थ। बढ़िया यूसेज है। अदर फिश टू फ्राई, ये थोड़ा सा नॉनवेज काइंड ऑफ इडियम है। तो जो बच्चे नॉनवेज नहीं खाते हैं, जैसे मैं भी नहीं खाता हूँ, तो वो लोग इसको सिर्फ सुन लें। आप नहीं भी यूज करोगे तो चलेगा, लेकिन इस ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये इडियोमेटिक है। जैसे हिंदी में भी तो बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो मुर्गी पकाने के सेंस में है कि घर की मुर्गी पकाई है तो भैया वो तो दाल के बराबर है, एज इफ कि क्या कुछ आज तो डिश ही नहीं बनी। जबकि मुर्गी बनती है तो डिश बोलते हैं जो नॉनवेज खाते हैं वो। पर ठीक है, बोलते हैं हिंदू लोग, जैन लोग, और भी लोग जो ब्राह्मण हैं। हिंदू खाते हैं बहुत सारे, ब्राह्मण भी खाते हैं, जैन भी खाते हैं, नहीं भी खाते हैं। तो खैर ये बात कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए इस पर। अदर फिश टू फ्राई, तो मुझे और भी मछलियां हैं तलने के लिए। दैट डजंट मीन कि आपको एग्जैक्टली तलना है। देखो फिगरेटिव मीनिंग, मुद्दा तो ये है ना? हर चीज में चिढ़ना नहीं कि यार ऐसा ऐसा क्यों है, इडियम है तो है, ये कहना चाह रहा था मैं। तो अदर फिश टू फ्राई यानी कि भैया मुझे और भी इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए, ठीक है? तो डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई गॉट अदर फिश टू फ्राई। अब यूज करना हो तो करो, लेकिन ईडियम तो है भैया, है ना? और लैंग्वेज है, लैंग्वेज में किसी भी चीज से घृणा नहीं की जाती। ऑल एंड सन्ड्री यानी वन एंड ऑल, एवरीबडी, है ना? तो आई वुड आई वुड लाइक टू हैव ऑल एंड सन्ड्री फ्रॉम माई बैच इन द एल्यूमिनाई, है ना? इन द एल्यूमिनाई मीट। तो हमने अगर एल्यूमिनाई मीट रखी है कॉलेज की, हमारे सारे फ्रेंड्स, तो मैंने बोला है ग्रुप पे कि भैया मुझे हर एक चाहिए, कोई भी उस दिन छुट्टी पे मत रहना, ऐसा मत बोलना कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, बहुत सालों बाद हम दोस्त लोग मिल रहे हैं, आई वॉन्ट ऑल एंड सन्ड्री, एवरीबडी। बहुत अच्छा। फिर है स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन यानी नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड। तो यूजुअली गर्ल्स रूम इन द हॉस्टल्स आर ऑलवेज स्पिक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन, यूजुअली, नॉट ऑलवेज। और लड़कों का रूम तो भैया माशाल्लाह, हम लड़के लोग, मैं तो खैर आई हैव नेवर बीन टू अ हॉस्टल, बट मतलब एज सच आई हैव नेवर लिव्ड इन अ हॉस्टल, बट आई हैव बीन टू हॉस्टल। माय फ्रेंड्स हु केम टू इंदौर, आई एम born and brought up Indore, so I had never had a chance to go to a hostel to live in and be independent and learn the lessons of life which one can get only in hostels. But nevertheless, I have been to my friend hostel, and we've partied there. We've done everything we could do, and except for the wrong things, obviously, we never drank or smoke. तो ऐसा बहुत स्टडी बडीज रहते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, if a girl has a boyfriend who lives in a hostel or in a room, she should never pay a sudden visit
to her room. Now, take my word, although I am not at all encouraging you people to get into relationships, but even if somebody is already into, take my word, never visit your boyfriend's room, hostel, or any place wherever he stays suddenly. That can be a bolt out of blue that can ruin things. That's it. Been very experienced in these things. Spick and span. So neat and clean. Boys' room never seems to be spick and span. अगला है स्क्वायर मील. स्क्वायर मील यानी समटस मील. समटस यानी कि कंप्लीट मील, पूरा खाना. स्क्वायर मील. In India, there are lots of people who do not get a square meal. Square meal यानी कि complete food मिल जाए. इंडिया में सबको ऐसा नहीं होता. सारे न्यूट्रिशन, प्रोटीन, vitamins और दूध भी थोड़ा सा, थोड़े से फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, डेली डाइट में थोड़ा थोड़ा सब मिल जाए तो आदमी अच्छा हेल्दी रहता है. पर इंडिया में हर व्यक्ति को स्क्वायर मील नहीं मिलता, कंप्लीट मील नहीं मिलता. इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री. कुछ कंट्रीज में स्क्वायर मील तो छोड़ो, मील मिल जाए दोनों टाइम, वही बहुत बड़ी बात है. और जो बड़ी कंट्रीज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, जो रिच कंट्रीज हैं, वहाँ तो क्या ही उन लोगों के जलवे हैं. ठीक है भैया, खाता तो आदमी वही है जो शरीर को पुष्टि दे, पोषण दे. टेक अ फ्रेंच लीव मतलब बिना इन्फॉर्मेशन दिए छुट्टी पे चले जाना. टेक अ फ्रेंच लीव. The boss has insisted all the employees, yeah, in fact, ordered all the employees not to go on a French leave or else strict actions will be taken. फ्रेंच लीव बिना बिना इन्फॉर्मेशन दिए छुट्टी नहीं ले सकते कि नहीं आ रहे. 2-3 दिन की छुट्टी करके आए, फिर अचानक से एक दिन ऑफिस आए, बोले सॉरी सर बहुत जरूरी काम था, बता नहीं पाया, मैं आज वापस आ गया. तो भैया 3 दिन की छुट्टी थी, गलत है यार, ऐसे बिना बताए छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए. डो नॉट टेक फ्रेंच लीव. मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब तिनके वाला आदमी, यानी कि जिसके पास तिनके के अलावा कुछ नहीं, यानी कि जिसके पास कुछ ही नहीं है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, कुछ भी, ना पैसा है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है ना, जिसकी बात में वजन नहीं है. हु इज नॉट अ क्रेडिबल मैन, नो इंटीग्रिटी, नो एबिलिटी. तो आई गेस डू नॉट लिसन टू व्हाट राहुल सेज, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. राहुल जो बोल रहा है उस बात पे ध्यान मत देना है ना, वो उसका कोई ज्ञान कुछ भी नहीं, उसको कुछ नहीं आता है. ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. नाइस वन. फिर है द 11th आवर. देखो बच्चों, 11th आवर मैंने प्रोनाउंसिएशन पहले ही बताया था आपको. वेंसडे का भी बताया था, 11th आवर का भी बताया था. वेडनेसडे नहीं है ना, वेडनेसडे नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे. डी साइलेंट है, वेंसडे. उसी तरह से 11th का ई साइलेंट है. 11th जब बोलते हैं तब उसका प्रोनाउंसिएशन होता है 11th. 11th आवर, तो एट द 11th आवर या द 11th आवर यानी कि लास्ट मिनट. तो देर आर स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर एट द 11th आवर and who interestingly get through their exams. They are intelligent students who would roam around here and there, who would wander here and there, who would do everything they can, and then at the 11th hour they study and then get through the examination. But that's not a good thing to do. And waiting for the 11th hour might end you up in failure at times. क्यों? क्योंकि आपने सोचा लास्ट में पढ़ लेंगे, लास्ट में भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए, घर में कुछ हादसा, किसी की मृत्यु, किसी की अचानक से शादी का मुहूर्त निकल जाए और पंडित जी बोले अभी कर दो, आने वाले 12 साल तक मुहूर्त नहीं है, और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई. आपने सोचा था लास्ट मोमेंट में पढ़ लेंगे और लास्ट मोमेंट कभी आया ही नहीं. वन शुड नॉट वेट फॉर 11th आवर, यानी कि लास्ट मोमेंट. 12 घंटे होते हैं ना वैसे भी, उसके बाद फिर अगले 12 घंटे चालू हो जाते हैं पीएम के, एएम के बाद पीएम. तो 12 घंटे में 11वां घंटा मतलब सबसे लास्ट, इसके बाद तो खत्म ही हो जाता है 12वां घंटा. तो 11th आवर पे आना मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे आना, ये इसका फिगरेटिव मीनिंग है ना. ऐसे फिगरेटिव मीनिंग निकालना है. दिस इज द टेक्निक ऑफ लर्निंग idioms एंड phrases बच्चे लोग. चलो, द 11th आवर. फिर है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. ये भी मैंने यूज किया था थोड़ी देर पहले कि भैया लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड का रूम विजिट मत करो. फिर कह रहा हूँ डिस्क्लेमर, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, होना ही नहीं चाहिए रिलेशनशिप, कदाचित हो तो मैंने ऐसा कहा था. बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, है ना. अचानक से, ब्लू है ना आसमान, बोल्ट यानी बिजली, आसमान से बिजली कड़की. ब्लू आसमान को बोलते हैं नीला, नीला आकाश, ब्लूज, आसमान को ब्लूज बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज में. तो बोल्ट यानी झटका, बिजली, आसमान से बिजली गिरी मतलब अचानक से झटका लगा, अनएक्सपेक्टेड. इन्होंने बढ़िया दिया है, नरेंद्र मोदीज डिमोनेटाइजेशन वाज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर दोज हु वर डीलिंग इन ब्लैक मनी. जो ब्लैक मनी में डील करते थे उनके लिए तो वो झटका था. चलो भाई,
अगला है इन अ नटशेल, ये पढ़ा चुका हूँ संक्षेप में। प्लीज जो तू मुझे कह रहा है, प्लीज डू नॉट इलेबोरेट, पुट इट इन अ नटशेल एंड टेल मी। फिर है अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी सुख का साथी। आप इसको है ना पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट से रिलेट कर सकते हो। पार्टनर पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स किसको बोलते हैं? जो प्रॉफिट लेने के लिए तो पार्टनर है, पर लॉस बियरिंग में पार्टनर नहीं है, ऐसे पार्टनर। और क्या, फेयर यानी कि अच्छा, साफ, सुंदर। वेदर यानी कि मौसम, यानी साफ मौसम, यानी कि जब दुख के काले बादल ना छाए हों, फिगरेटिव। फेयर वेदर हो मतलब जब आसमान साफ हो, यानी सुख के दिन हो। फ्रेंड यानी दोस्त, यानी कि सुख के दिनों का साथी, है ना। अ फ्रेंड ओनली इन गुड टाइम्स। तो देर आर पीपल जो आपके अच्छे दिन होंगे तो आपका साथ देंगे, और बुरे दिन आएंगे तो दे विल लीव यू। दे आर अपॉर्चुनिस्ट, दे आर नॉट राइट पीपल। क्यों? क्योंकि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो अ फेयर वेदर फ्रेंड इज अ फ्रेंड who would only be with you, who will be beside you, who will be there beside you only in your good days, good times. So Rahul has not proved to be a fair weather friend. In fact, he has helped me out in every problem that I have ever faced. बीट अराउंड द बुश यानी कि डिग्रेस फ्रॉम द मेन टॉपिक। डिग्रेस यानी कि इधर उधर भटकना। डिग्रेस यानी इधर उधर भटकना, तो मेन टॉपिक से इधर उधर भटकना। मान लीजिए कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती से कुछ पूछ रही है कि क्या आप ड्रग्स लेती हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं सुशांत से प्यार करती थी। फिर कहा कि आपने अपने भाई से ड्रग्स की चैट की है। तो वो जवाब देती कि नहीं, मैं अपने भाई से भी बहुत प्यार करती हूँ। तो सीबीआई बोलती है कि, या जो भी ड्रग की अथॉरिटी है एनसीबी, वो कहती है कि भाई हम आपसे पूछ कुछ रहे हैं और आप मेन टॉपिक से भटक के जवाब कुछ और दे रहे हो। तो यू आर बीटिंग अराउंड द बुश। बुश यानी झाड़ी में, बीटिंग यानी कि अराउंड यानी इधर उधर मार रहे हो। लेकिन झाड़ी में जहां पर वो प्राणी गया है जिसको आप मारने के लिए आए हो, पकड़ने के लिए आए हो, उसको तो पकड़ ही नहीं रहे हो, उसको तो मार ही नहीं रहे हो। इधर उधर कहीं भी बस मारे जा रहे हो। मतलब मेन काम तो हो ही नहीं रहा है, मेन प्रश्न का जवाब तो आ ही नहीं रहा है, मेन टॉपिक पे तो बात हो ही नहीं रही है, इधर उधर की बातें हो रही है। तो बीटिंग अराउंड द बुश। अब भाई जो चीज करंट में चलती है उसके हिसाब से अपन कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो बाय नॉट आंसरिंग टू माय क्वेश्चंस एंड by saying or by uh, taking the matter somewhere else, you are beating around the bush. या मैंने ये यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा दिया था, मैनेजर डज नॉट वांट हिज टीम मेंबर्स टू बीट अराउंड द बुश, ही वांट्स रिजल्ट। फालतू बात मत करो और फालतू के काम मत करो, जो मेन टॉपिक है वही बात करो और वही काम करो, मुझे रिजल्ट चाहिए। अच्छी बात है, बीट अराउंड द बुश। द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब तुम्हारा चांस है मूव करने का, तुम्हारा चांस है कि तुम कोई एक्शन लो। द बॉल इज इन योर कोर्ट। जैसे कि अपन दोनों के बीच में डील चल रही है और मैंने कहा कि भाई ये चीज़ मैं बेचूंगा तुम्हें, तुम कितने में खरीदोगे? तो आपने कहा कि सर आई गिव द बॉल इन योर कोर्ट, आई पास द बॉल इन योर कोर्ट, मतलब मैं आप पे छोड़ता हूँ, यू टेक अ मूव। आप बताओ आप कितने में बेचोगे? आप जितने में बोलोगे उतने में। तो अब गेंद मेरे पाले में है, गेंद मेरे पाले में है, यानी कि अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक मूव ले सकूं, मैं आगे बढ़ के बता सकूं कि मुझे कितने में बेचना है। ठीक। जब मैंने तुझे कहा था कि तू बता कितने में लेगा, तू बोलेगा उतने में बेच दूंगा, तो फिर तेरे पास मौका था कि कम प्राइस बता दे। पर अब तूने बॉल मेरे कोर्ट में डाल दी, तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अच्छी प्राइस चार्ज कर सकूं। बाद में खैर वो निगोशिएट कर सकते हैं, जनरल बात। फिर है द बॉल इज इन योर कोर्ट्स। कोर्ट के बाद है होल 9 यार्ड्स। होल 9 यार्ड्स, ये वाला अब जो मैं हाईलाइट करूंगा, होल 9 यार्ड्स, इसका मीनिंग है जो कुछ भी पॉसिबल आप कर सकते हो वो सब कुछ करना। ठीक है। जैसे कि recording the lectures in these tough times was difficult task for the teachers of the academy, but they went the whole 9 yards to do it for their students. है। तो they are doing their bit। अभी तो सब कुछ खुल चुका है जुलाई अगस्त तक तो, लेकिन इसके पहले भी जो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे थे मार्च अप्रैल में, देयर वाज टफ टाइम्स। एंड वी हैड आई हैड माय क्लासेस ऑफ सीएस, सीए इंटरमीडिएट के मैं लॉ ले रहा था तब, और सीएस के तीनों लेवल्स पे लॉ पढ़ा रहा था। और तब तक आपका स्टार्ट नहीं हुआ था, बट देन वी वेंट होल 9 यार्ड्स टू डू दिस, है ना। जो कुछ पॉसिबल था हमारे लिए वो सब किया। चलो, फिर है स्लो डे।
स्लो डे मतलब वो दिन जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। भाई आज क्या काम हुआ? अरे यार आज कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ फैक्ट्री में, आज बिजली चली गई थी, इट वॉज अ स्लो डे, ऐसा। फिर है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स यानी कि पूरी तरह से उत्साहित होना, आशान्वित होना। आई एम फुल ऑफ बीन्स दैट इंडियन जुडिशरी वुड सर्व जस्टिस जस्टिस टू एसएसआर। मैं पूरा ऑप्टिमिस्टिक और एंथुजियास्टिक हूँ कि भाई भारत की जो कोर्ट है, न्यायपालिका है, वो सुशांत को न्याय दिलाएगी। चलो, कीप समथिंग एट बे यानी कि किसी किसी मुसीबत को या किसी प्रॉब्लम को दूर रखना। जैसे कि बाय नॉट अलाउिंग माय कजिन्स to my by not allowing my cousins to come to my home during my exam times, I keep the problem at bay, या I keep my cousins at bay when I have exam times। क्योंकि वो आते हैं फिर मस्ती होती, पढ़ाई नहीं होती, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो वो एक प्रॉब्लम बन के आते हैं। ऐसे भले ही अच्छे हैं लेकिन एग्जाम टाइम में वो मेरे लिए एक थ्रेट है। वो आएंगे तो मस्ती करेंगे, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मैं उनको दूर ही रखता हूँ अपने आप से, है ना। एक जनरल, इसके लिए ये फन वाला एक मजेदार इन्होंने बनाया है। अपने एंग्जाइटीज को एट बे यानी दूर रखने के लिए आपको मेडिटेट करना चाहिए। ये भी अच्छा है। अ गुड वे ऑफ कीपिंग योर एंग्जाइटीज एट बे इज टू मेडिटेट। चलो भैया, अगला है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी कि हैट यानी कि वो टोपी सर वाली गोल, वो हैट गिरी नहीं और इधर आपने काम किया, मतलब इंस्टेंटली एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। ऐसे मेरे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज डाला कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, और अगर मैं उस समय ऑनलाइन हूँ, व्हाट्सएप पे हूँ, तो आई विल रिप्लाई हिम एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, है ना, विदाउट एनी डिले, immediately instantly I'll try to solve his problem। We teachers are always for you students। Remember, I when I entered into this field, having got so many degrees and with so much of knowledge that my teachers have given to me, कहीं जॉब कर रहे होते किसी बड़ी कंपनी में तो भी अच्छे ही आपके आशीर्वाद से बढ़िया ही कर रहे होते हैं, शानदार, इससे बेटर कर रहे होते हैं। बट देन टीचिंग वॉज अ पैशन फॉर अस, स्पेशली फॉर मी, एंड आई ऑलवेज wanted to be a teacher and not a faculty। One thing that I noticed when I was a student was that there are a lot of faculties, they they maybe are sort of into minting money only। आधा पढ़ा रहे हैं, आधा नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ छुड़वा दे रहे हैं, मतलब there were wrong things, there were right things, obviously there are always good teachers। पर हाँ, ऐसा भी था, and I wanted to be a teacher, not a faculty। Faculty is a professional teacher who is unapproachable, who thinks of himself as some star and many other things, but I wanted to be a teacher। So being a teacher, I would reply to my student at the drop of a hat, provided मैं ऑनलाइन हूँ और मैंने देख लिया है, या मैं बिजी नहीं हूँ कोई बहुत ज़्यादा किसी और काम में। पर्पसफुली वी विल नेवर डिले। फिर है अ हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क मतलब बहुत ही कठिन जॉब, बड़ा जॉब जिसको करना मुश्किल है, वो जो हरक्यूलीज ही कर सकता है। इज अ ग्रीक गॉड, हरक्यूलीज ग्रीक कैरेक्टर, हरक्यूलीज। तो डिफिकल्ट जॉब। तो भैया मैं ट्वेल्थ में बड़ी मुश्किल से तो पास हुआ हूँ, किसी बच्चे ने बोला आई हैव passed class 12th with so much difficulty and now you are asking me to score an AIR in CA foundation। by god, that's a herculean task for me। ये मेरे लिए बहुत ही कठिन जॉब है भैया, मेरे से मत बोलो, पास हो जाऊं वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है भैया, तो पास ही हो जाना। चलो, गिफ्ट ऑफ गैब ये मैंने आपको बताया था। फ्लुएंट स्पीकिंग की जो गिफ्ट है किसी व्यक्ति को, ये अपने हो गए सारे। गिफ्ट ऑफ गैब यानी बोलने की कला। आर इंग्लिश टीचर डेफिनेटली हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, द लिसनर्स आर इन ऑ ऑफ हिम, ऑफ इंडिया नहीं, ऑ ऑफ हिम, यहाँ पे हिम आएगा, आर इन ऑ ऑफ हिम। लिसनर सुनते हैं तो ऑ करते रह जाते हैं भैया, इतना अच्छा बोलते हैं इंग्लिश टीचर। गिफ्ट ऑफ द गैप यानी कि बोलने की कला। नरेंद्र मोदी हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, बराक ओबामा हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये बताया था मैंने आपको। कुत्ते बिल्ली बरस रहे नहीं, पानी बहुत तेज बरस रहा है। जैसे कुत्ते बिल्ली तेज भागते हैं, उतना तेज पानी गिर रहा है, फिगरेटिव तेज के लिए। तो वी कुड नॉट गो आउट ऑन अ पिकनिक बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। डेविल्स एडवोकेट यानी कि जो सामने से मुंहजोरी कर रहा है, ये मुंहजोरी बहुत बढ़िया वर्ड है। मुंहजोरी यानी कि मुंह पे जोर लगा रहा है, यानी कि मेरी बात का पलट के जवाब दे रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा मेरे बेटे से कि बेटा अब तो 20-21 साल का हो गया, कुछ जीवन में अच्छा काम कर,
तेरी उम्र में भगत सिंह जो है फांसी चढ़ गए थे, तो कुछ कर देश के लिए, फांसी मत चढ़ पर कुछ तो अच्छा कर। तो बस अभी लड़कियों में घूमता फिरता रहता है दोस्तों के साथ, कभी स्मोक करता है कभी ड्रिंक करता है, गलत बात है बेटा ये। कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर। तो बेटा बोलता है, बोले पिताजी आपकी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए थे देश के। अब बताओ। मैंने कहा भगत सिंह फांसी चढ़ गया था तेरी उम्र में, तो बोले आपकी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए थे देश के। तो नाउ ही इज प्रेजेंटिंग अ काउंटर आर्ग्यूमेंट अपने आप को बचाने के लिए, कुतर्क के काइंड ऑफ। तो मैं कहूंगा बेटा राहुल, यू आर अ डेविल्स एडवोकेट। हाँ, जवाब मत दिया कर मुंह पे पलट के, मुंहजोरी करके, है ना। तो यू आर ऑलवेज प्लेइंग अ डेविल्स एडवोकेट, यू आर अ डेविल्स एडवोकेट, डोंट आर्ग्यू विथ मी, ऐसा। तो ये सेंटेंस में डेविल्स एडवोकेट का, डेविल यानी भी शैतान, एडवोकेट यानी पक्ष लेने वाला, शैतान की वकालत करने वाला, यानी कि काउंटर आर्गुमेंट, कुतर्क देने वाला, अपनी गलत बात को भी सही साबित करने के लिए, सामने वाले की बात को काटने के लिए उटपटांग सा तर्क देना, इस काइंड ऑफ डेविल्स एडवोकेट। एडवोकेट यानी वकील, वकालत, और वकालत यानी यहाँ पक्ष लेना, फेवर करना किसी भी गलत बात का। मिस द बोट यानी कि बोट यहाँ से वहां किनारे पे जाने वाली थी, तेरे को भी जाना था तो चले जाता, लेकिन तू लेट हो गया, अब बोट निकल गई, यानी कि चांस चला गया। ठीक, मिस द बोट। आई वॉन्टेड टू टेक पार्ट इन द डांस कॉम्पिटिशन बट आई मिस द बोट। ओह अलास, आई मिस द बोट। फिर है बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी बहुत मारना, काला नीला कर देना, मार मार के, अपन पढ़ चुके हैं, है ना। दे फाउंड द चाइल्ड snatcher, या they found the chain snatcher on the road and they beat him black and blue, या the public beat the thief black and blue, लिखा हुआ ही है यहाँ पे। तो blow one's own trumpet यानी कि अपनी बांसुरी खुद बजाना, अपनी बीन खुद बजाना। हिंदी में बीन है, यहाँ पे ट्रम्पेट है। तो हिंदी में एक इडियम है, मुहावरा, अपनी बीन खुद बजाना, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। तो अपनी तारीफ खुद ही कर देना। अरे मेरे को जानता नहीं तो मैं क्या हूँ यार। तो आप बोलोगे यार ही इज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, वो अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट यानी कि माई फ्रेंड हैज ए हैबिट ऑफ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, मेरा दोस्त ऐसा है कि वो अपनी खुद की तारीफ खुद ही कर लेता है, किसी और को करने का मौका ही नहीं देता है। ये हो गए इडियम्स। वाह भाई। और देखें जरा क्या है आगे। ओ इलस्ट्रेशन। अब अपने सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको करने, ये होमवर्क है, पीछे के जितने भी हैं, है ना। यहाँ साइड में आंसर दिए हुए हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैंने कहा था बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस किया हमने, है ना। बेसिकली हमारे दो चैप्टर नहीं हुए, एक चैप्टर ग्रामर का और चैप्टर वोकैब का। दो चैप्टर नहीं हुए, इनको चैप्टर मत मानना, इनको मानना एक एक टॉपिक। फ्रेज क्लॉज सेंटेंस एक टॉपिक, फिर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस जो होते हैं वो फिर दूसरा टॉपिक, फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस वाला एक टॉपिक हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ मोड, काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर टेंसेस, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस में हर एक प्रकार का एक्टिव पैसिव वॉइस अपने आप में एक टॉपिक है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जितने प्रकार के रूल्स हैं, हर रूल अपने आप में एक टॉपिक बनाया अपन ने, हर रूल का एक लेक्चर बनाया तकरीबन। उसके बाद वोकैब का हर पार्ट एक टॉपिक है, फ्रेजल वर्ब एक टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉरी ईडियम्स एक टॉपिक है, कोलोकेशंस एक टॉपिक है, कोनोटेशंस एक टॉपिक है। तो ये इतने सारे टॉपिक्स कर लिए हमने, है ना। तो ये टॉपिक्स पूरे हुए हमारे। अब कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे रीडिंग सेक्शन में नोट मेकिंग एक टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एक टॉपिक है। राइटिंग सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन में हमारे पास है आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, मिनट्स राइटिंग, और भी है रेज्यूमे राइटिंग वगैरह जो कम्युनिकेशन में सर पढ़ाएंगे। तो इस तरह से चार भागों में, अगर अगर लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हमने तो पूरा कोर्स एनालिसिस कर रखा है, इतने साल से पढ़ा रहे यही कोर्स, जब से आया है सीए फाउंडेशन में इंग्लिश। तो चार सेक्शन है बेसिकली। इवन आईसीआई ने खुद ने डिवाइड नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो बनाया है उसको मैंने पूरा एनालिसिस किया है। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, वोकैब, और एक है कम्युनिकेशन पार्ट जो सर पढ़ाएंगे आपको। तो बेसिकली मेरे पास चार सेक्शन है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, वोकैब। तो ग्रामर पूरा हुआ, वोकैब पूरा हुआ। अब रीडिंग और राइटिंग के सेक्शन बचे, दो सेक्शन बचे जिसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं। दो टॉपिक रीडिंग में है और चार टॉपिक राइटिंग में है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा किया। चलो बच्चों, अब आज कुछ इडियम्स मैंने आपसे कहा था कि मैं खुद से भी दूंगा, आज अपन इडियम्स की क्लास ले रहे हैं, तो कुछ इडियम्स मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ, वो भी आप लिखो इडियम्स। चलो, पहला है ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ग्रास इज ऑलवेज
ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अ फार अवे, या ऐसे मत लिखो, दूसरे तरीके से लिखते हैं इसको। रुको देखो, अ प्लेस और सिचुएशन, a place or situation that is far away seems better, seems better। मतलब जो चीज दूर है या जो जगह दूर है हमसे या किसी और के पास है, वो ज्यादा बेटर दिखाई देती है। हिंदी में अपन कहते हैं ना भाई, दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। मतलब अपने पास जो है वो हमेशा कम ही नजर आता है, और दूसरे के पास जो हो वो हमेशा ज्यादा नजर आता है ना। जैसे कि दूसरों का घर, दूसरों की वाइफ, दूसरों के हस्बैंड, दूसरे की कार, दूसरे का सब कुछ भी डेकोरेशन वगैरह, यार उनका बेटर है, अपना बेटर नहीं है। ऐसा दूर की चीज हमेशा अच्छी लगती है। तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऐसा लगता है किसी को कि भाई उधर ग्रीन ग्रास है, हमारे इधर तो सूखी सूखी ग्रास है। मतलब जिसके पास जो होता है प्रेजेंट में सामने, वो उसको हमेशा कम सा लगता है और दूसरे के पास ज्यादा है ऐसा लगता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, तो इसको कहते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरा है आज का इडियम, हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी, HEARTY, हार्टी। इसका अर्थ होता है टू बी इन अ वेरी गुड हेल्थ, टू बी इन अ वेरी गुड हेल्थ, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य होना, किसी का एकदम फिट होना। तो आपने मुझसे पूछा और सर कैसे हो, हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम हेल इन हार्टी, एकदम बढ़िया। मैं बोलता भी हूँ, पहले भी मैंने कहा था आपको ये वाला इडियम दूंगा, हेल इन हार्टी, यानी कि एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त, एकदम आनंदित प्रसन्न चित्त। तो किसी से कहना हाउ आर यू, तो कोई आपसे पूछे तो कहना आई एम हेल इन हार्टी, ऐसा। तो बड़ा मजेदार है। मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, आई एम हेल इन हार्टी। अगला लिखो, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला भी। अगला जो मैं बता रहा हूँ, हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर, इंग्लिश में जो इस टाइप के इडियम्स होते हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं यार। हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर का अर्थ होता है सब चीजों का बिखरा हुआ पड़ा होना, इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर। अब कुछ चीजें आपको बिखरी हुई नजर आ रही है और आप बोलते हो कि यार एवरीथिंग, व्हेन आई वेंट टू माय ऑफिस आफ्टर 10 days, माय बेंच वाज कंप्लीटली हेल्टर स्केल्टर, यानी मेरी टेबल जो थी, सॉरी बेंच क्या, टेबल वाज helter skelter. When we arrived at work, we found the files scattered helter skelter over the desk. जब हम काम पे वापस पहुंचे तो डेस्क पे फाइल एकदम हेल्टर स्केल्टर यानी डिसऑर्डर में इधर उधर बिखरी पड़ी थी। तो जब आप किसी को देखते हो और किसी ने सब अव्यवस्थित कर दिया है, सब आपकी अलमारी या आपका बेड एकदम डिसऑर्डर में कर दिया, तो आप बोल सकते हो यार कम ऑन, व्हाट इज ऑल दिस हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर बड़ा मजेदार है ना। चलो अगला लिखो। अगला है इन द सूप। इन द सूप, पीने वाला सूप, स्पेलिंग वही है, मीनिंग अलग है। फिगरेटिव मीनिंग होता है ना इडियम्स का। इन द सूप का अर्थ होता है इन अ सीरियस ट्रबल, इन अ सीरियस ट्रबल। SERIOUS, सीरियस ट्रबल, सीरियस ट्रबल में आ जाना, यानी कि इन द सूप। अब देखो, बॉय, ही इज इन अ सीरियस ट्रबल, ही हैज फॉट विथ हिज बॉस। अब इसको ईडियम में बोलो। वेल आई गेस after having a fight with his boss, he is in the soup. Yeah, I'm sure. Yeah, I hope he is going to be in the soup now that he has had a fight with his boss. तो कितना बढ़िया लगता है ना बोलने के बाद, इन द सूप, इन अ सीरियस ट्रबल। परेशानी में बेटा अब नौकरी जा सकती है या सस्पेंड भी हो सकते हो, एनीथिंग कैन हैपन। अगला लिखो, 4 हो गए थे, 5वां लिखो, हेम एंड हॉ। हेम एंड हॉ, ये बहुत प्यारे प्यारे इडियम्स है। आई एम श्योर मुश्किल से मिलेंगे आपको ये,
मेरे खजाने में से निकाल के दे रहा हूँ आपको। हेम एंड हॉ मिल जाएंगे कहीं पर, मुश्किल से मिलते हैं। हेम एंड हॉ का अर्थ होता है टू अवॉइड गिविंग अ क्लियर आंसर, टू अवॉइड गिविंग अ क्लियर आंसर, है ना। क्लियर आंसर देने से जब कोई बचना चाहता है ना, इवेड करता है, प्रश्नों से बचने की, एस्केप करने की कोशिश करता है, बात को इधर उधर घुमाता है। बीट अराउंड द बुश में आप इधर उधर कुछ बोलते हो जानबूझ के। हेम एंड हॉ में आप प्रश्न टालते हो, जानबूझ के सुन के आंसर ना करते हो, या आंसर तो देते हो पर क्लियर आंसर नहीं देते हो। कल तुम वहां थे तो हाँ या ना में जवाब दो। कल मैं गौरव के घर पे था, मैंने पूछा कि तुम राहुल के घर पे थे, मैं गौरव के घर पे था, तो क्लियर आंसर नहीं दे रहे हैं हाँ या ना में, है ना। तो कि भाई मैं राहुल के घर गया ही नहीं, अब मैं गौरव के घर पे था, ये क्लियर आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि राहुल के घर जाके फिर गौरव के घर चले गया था, और राहुल के यहाँ जो घटना घटी उसमें तेरा हाथ है, और तू क्लियर आंसर नहीं देना। मैंने पूछा तू राहुल के घर में था या नहीं, मैं सीबीआई, तू अक्यूज्ड, मैंने कहा तू राहुल के, वर यू देयर एट राहुल्स हाउस, आई वॉज एट गौरव। तो भैया सीबीआई ने फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के दी, द अक्यूज्ड वाज हेमिंग एंड हॉइंग, या मिस्टर राहुल द अक्यूज्ड हेम्ड एंड हॉड एंड डिड नॉट गिव अ क्लियर आंसर, है ना। तो ये बहुत प्यारा लगता है, हेम एंड हॉ, है ना। हेम एंड हॉ, इसका पास्ट टेंस बनेगा हेम्ड एंड हॉड, HEMMED हेम्ड, एंड HAWED हॉड, और ING फॉर्म बनेगा हेमिंग एंड हॉइंग। ठीक, अगर कभी यूज करते हैं इसको बोलचाल में। अगला लिखो बच्चों, इन द विंड, इन द विंड, इसका मीनिंग है एनीथिंग दैट्स सून टू हैपन, एनीथिंग, कोई भी चीज जो जल्द ही होने वाली है, दैट्स सून टू हैपन। जैसे कि इसका एग्जांपल यूं बनाओ कुछ, इट इज इन द विंड दैट वी आर प्लानिंग टू ओपन अ न्यू स्टोर नेक्स्ट ईयर, दैट दे आर प्लानिंग टू ओपन अ न्यू स्टोर नेक्स्ट ईयर। तो इट इज इन द विंड मतलब ये प्लानिंग में है, तैयारी में है, होने ही वाला है कि हम अगले साल अपना नया स्टोर खोल रहे हैं। इट इज इन द विंड दैट आई एम गोइंग टू ज्वाइन कॉलेज दिस ईयर, प्लानिंग में है कि मैं इस साल MBA का कॉलेज ज्वाइन कर ही लूंगा, तो कोई सा कॉलेज, तो MBA का कॉलेज, ऐसा काइंड ऑफ यूज कर सकते हो आप, इट इज इन द विंड। अब ये बात हवाओं में है, मतलब अब इसकी सुगबुगाहट हो गई, अब इसकी शुरुआत हो गई है, प्लानिंग हो गई है, काम होने वाला है, इस टाइप से। फिर है बड़ा प्यारा एक जो मुझे पसंद है बहुत, इंक अ डील, इंक अ डील, इसका मीनिंग है टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली डील पे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे इंक लगा देना, यानी कि पेन की इंक लगा देना, यानी कि साइन कर देना, है ना। तो CA के ऑफिस में हो आप, और या किसी कंपनी में हो आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपसे कोई बात हुई कि यार वो एक बॉम्बे वाली कंपनी थी, मुंबई वाली, उसके साथ अपना वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, उसका क्या हुआ? बोले सर वी ऑल द थिंग्स आर रेडी एंड वी आर अबाउट टू इंक द डील, सब रेडी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और अब हम बस साइन करने ही वाले हैं। हाँ। भाई द न्यू प्रोजेक्ट इज इन द विंड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इंक्ड अ डील, है ना, दोनों यूज कर ली। नया प्रोजेक्ट जो है इन द विंड है, यानी सून टू हैपन है, सून टू किक ऑफ, और क्योंकि हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब बस पूरा होने ही वाला है, इंक्ड अ डील, इंक अ डील, बड़ा मजेदार है, प्रोफेशनल है। अगला है कीप द बॉल रोलिंग, कीप द बॉल रोलिंग, गेंद को घूमने दो। अब इसका अर्थ गेंद से नहीं लगाना, फिगरेटिव मीनिंग है, यानी कि जो काम चल रहा है उसको चलने दो, टू कंटिन्यू द एक्टिविटी, टू कंटिन्यू, या कोई एक एक्टिविटी कर रहे हो तो एन लगा दो, इंडेफिनिट, टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी। ठीक है, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वेल वी हैव टू कंप्लीट द वर्क टुडे, या जैसे कि कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो कल तक तो भेजना ही है, तो आज तो पूरा मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा, पैकिंग करना पड़ेगा। तो सुपरवाइजर ने सारे फैक्ट्रीज के एम्प्लॉयज से बोला, बॉयज you will have to keep the ball rolling, we have to get the consignment ready because tomorrow we have to fulfill the export order। ये हो गया, वी हैव टू कीप द बॉल रोलिंग, यानी कि हमको हमारी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, काम जब तक पूरा नहीं होता है तब तक चलते रहना है, आज रोकना नहीं है काम, टू कीप द बॉल रोलिंग, है ना, मजेदार। अगला लिखो,
9th आज का। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये बड़ा मजेदार है। इसका अर्थ है टू रिवील अ सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट। तो कुछ कैट इन बिल्ली, तो बिल्ली छुपा के लाए होंगे, तो उसको लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी कि उसको बाहर निकालो, यानी कि सीक्रेट बाहर निकालो, ऐसा। तो जैसे मैंने फ्रेंड के लिए बर्थडे पार्टी रखी है, दोस्त 2 4 6 दोस्तों के साथ मिलकर, और उनमें से एक बड़ा उत्साही वो बताने वाला है सरप्राइज, तो फिर वो सरप्राइज रह नहीं जाएगा। तो हमने कहा कम ऑन, डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, दैट वी आर गोइंग टू थ्रो अ सरप्राइज पार्टी फॉर आवर फ्रेंड्स बर्थडे। प्लीज यार, डोंट लगा दिया ना, तो प्लीज ये सीक्रेट रिवील मत करना, डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। और जब रिवील करना हो तब कम ऑन राहुल, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बता दे क्या सीक्रेट है, टू रिवील अ सीक्रेट। है ना मजेदार? चलो, और देखो अगला है टू वर्शिप द राइजिंग सन। ये बड़ा मजेदार है, और ये दुनिया की रीत है यार बच्चों, टू वर्शिप द राइजिंग सन। इसका मीनिंग लिखो, टू शो रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू अ पर्सन अबाउट टू अज्यूम अ हाई ऑफिस, टू शो रिस्पेक्ट टू अ पर्सन about to assume means join a high office, ऑफिस यानी पोस्ट, जो किसी बड़े पद पे जाने वाला है या लग रहा है जाएगा, उसके प्रति रिस्पेक्ट दिखाना, ताकि कल वो जब वहां पहुंच जाएगा तो हमको याद रखेगा और हमको फायदा पहुंचाएगा। अपन हिंदी में कहते हैं ना, उगते सूरज को नमस्तु या नमस्कार करना या नमन करना। तो उगते सूरज को नमस्कार करना या नमन करना मतलब, भैया अब जो ढलता हुआ सूरज है वो तो ढल जाएगा, वो किसी काम का नहीं है। उगते उगते हुए को नमन करो, तो कल जब ये पूरे प्रताप पे होगा तो अपना ध्यान रखेगा कि भाई इसने नमस्कार किया था, इसने नमन किया था। तो जो जिस व्यक्ति की में आपको पोटेंशियल नजर आ रहा है, उसको उसका फेवर लेना, या उसको आगे जाके वो जब बड़े पद पे जाएगा तो उससे संबंध मेरे बने रहें, इसलिए जब आप किसी को रिस्पेक्ट शो करते हैं तो उसको बोलते हैं टू वर्शिप द राइजिंग सन। ठीक है बच्चों, एक और लिखो, कुछ एक और लिखो बढ़िया बढ़िया। टाइम एंड अगेन, ये बड़ा मजेदार है, ये स्पोकन में बहुत काम आता है। टाइम एंड अगेन, इसका अर्थ होता है अगेन एंड अगेन या रिपीटेडली। तो आप जब किसी को बोलना हो कि तू ये बार बार करता है, यू डू दिस अगेन एंड अगेन, तो अगेन एंड अगेन बोलने के बजाय टाइम एंड अगेन बोलना। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन दैट यू नेवर हेल्प मी वेन एवर आई आस्क यू। क्या मतलब यार, तू तो मेरी कभी मदद करता ही नहीं, और तुझे जब भी मदद चाहिए मुझसे हमेशा लेता है। तो टाइम एंड अगेन आई हैव tested this. Time and again, it is seen that chartered accountants are the most important pillars in the Indian economy. जगह जगह उन्होंने प्रूव किया है कि कैसे वो बचा लेते हैं फ्रॉड्स को, है ना, फाइनेंशियल फ्रॉड्स को। हर बार उन्होंने बार बार लगातार अगेन एंड अगेन प्रूव किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चलो अगला लिखो, फ्रेंच लीव तो मैं आपको बता ही चुका हूँ आज। बढ़िया सा बताता हूँ कुछ। ये लिखो, मैंने आपको एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड पढ़ाया था शायद, है ना? ये वाला लिखो फिर आप। रुको रुको रुको, ये सब लिख लिया आप लोगों ने? जो 2 मिनट, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है आप लोगों के लिए। ये लिखो, हे वायर, HAYWIRE। हे वायर, हे वायर का अर्थ होता है
अनरियलिस्टिक या क्रेजी। अनरियलिस्टिक जो रियलिस्टिक ना हो, जो रियलिटी में ना होने जैसा हो। क्रेजी बोलते हैं ना, बहुत क्रेजी आदमी है। तो द मैन हैड अ हेवायर आइडिया टू चेंज जॉब्स इन हिज कंपनी। तो बहुत ही अनरियलिस्टिक आइडियाज थे, है ना। ऑल योर आइडियाज आर हेवायर, ऐसा बोल सकते हो किसी को। उसने क्या कहा, तो भाई सामने वाले ने कहा कि यार देख, पहले तो मैं एक कंपनी बनाऊंगा, फिर उसको 100 करोड़ डॉलर्स की कंपनी बना के, फिर उस कंपनी को किसी बड़े ग्रुप को बेच के पूरा पैसा लेके फिर किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दूंगा। फिर धीरे से मैं मल्टी बिलियनर बन के फिर बर्कशायर हैथवे के शेयर्स खरीद के और उसका ओनर बन जाऊंगा। फिर मुझे अमेजोन को भी जो है अपने कंट्रोल में लेना है। आई वॉन्ट टू बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। भैया ये तेरी सारी अनरियलिस्टिक बातें, दीज आर ऑल हे वायर। ठीक। तो you've got haywire ideas. I'm sure nothing is going to happen what you're saying. It is kind of building castles in the air, है ना, उसी से मिलता जुलता है haywire, यानी कि बहुत ही अनरियलिस्टिक सी या क्रेजी सी बात। चलो अगला है, हार्ट इन द राइट, हार्ट इज इन द राइट प्लेस। ये बहुत अच्छा है। हार्ट इज इन द राइट प्लेस। राइट प्लेस इसका अर्थ होता है काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड पर्सन। इसका मतलब उसका दिल सही जगह पे। अब दिल सही जगह पे मतलब वो दिल का अच्छा व्यक्ति है, काइंड हार्टेड व्यक्ति है। तो इसका बनेगा कि व्हेन राहुल सॉ सम पुअर किड्स बेगिंग ऑन द स्ट्रीट, he immediately took them in his car, got them food and dresses and got them admitted to the school on his own expenses. Let me tell you, he has got his heart in the right place. कितना अच्छा है ना, टू हैव योर हार्ट इन द राइट प्लेस। दिल सही जगह होना मतलब दिल का अच्छा होना, काइंड हार्टेड होना। इसी का उल्टा काइंड ऑफ है, जिसको कोई पिटी नहीं है, किसी के ऊपर कोई दया नहीं है, वो बनेगा हार्ट ऑफ स्टोन। हार्ट ऑफ स्टोन यानी कि पत्थर दिल व्यक्ति, हार्ट ऑफ स्टोन। द वुमन हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग अदर पीपल। या द मैन हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन एंड ही डजंट हेल्प एनीबडी, तो ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन यानी कि a person with no pity, person with no pity। चलो भाई 14 हो गए, कुछ और लिख लो, एक और लो कम से कम। हिट द सीलिंग, हिट द सीलिंग। सीलिंग यानी तो छत होता है, तो छत को हिट कर देना यानी मारना। अब इसका अर्थ छत को मारना नहीं, इसका मीनिंग है टू गेट एंग्री, टू गेट एंग्री। अब देखो कैसे होता है ये। अब मैं कुछ से आई हैव समथिंग इन माई हैंड, और मुझे आके मेरे बेटे ने कहा कि डैड वो आपकी कार का कांच फूट गया मुझसे, मैं क्रिकेट खेल रहा था नीचे लॉबी में, तो मेरे को गुस्सा आया, मेरे हाथ में जो चीज़ थी मैंने यूँ जोर से फेंकी ऊपर, है ना, गुस्से गुस्से में। समझते नहीं हो तुम लोग। तो भाई अब जो मैंने फेंका वो जाके छत से टकराएगी गुस्से में। तो शायद कहीं किसी परिस्थिति में ये एडियोमेटिक, मतलब जब आदमी गुस्से में होता है तो कुछ भी फेंकता है, फेंकता है तो जाके वो छत से टकराता है। कहीं इस फिगरेटिव तरीके से इसका मीनिंग निकल के आया टू गेट एंग्री। तो द फादर hit the ceiling when he came to know that the son had broken his car's windshields, है ना। ये हो गया हिट द सीलिंग। ये हमारे इडियम्स हो गए बच्चे लोग। और मजे की बात देखो आप कि आज जब मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ तब है टीचर्स डे, और जब आप ये लेक्चर देखोगे तब कोई और दिन होगा। लेकिन आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत कुछ बच्चों के आए हैं, और बाकियों ने ग्रुप पे भी बहुत सारे बच्चों ने डाले हैं। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। एज आई सेड अर्लियर इन दिस lecture कि आई ऑलवेज wanted टू बी अ टीचर एंड नॉट अ फैकल्टी, obviously because we celebrate teachers day, we don't celebrate faculty day, है ना। we don't celebrate any other day but teachers day, है ना। तो it is the teacher who gives you life. I'm grateful to all my teachers, all those who have shaped me, who have carved me,
तो आज उनके चरणों में नमन करता हूँ, मेरे टीचर के चरणों में नमन करता हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिनके होने से हम टीचर हैं। बस आप भी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंदित रहिए, एआईआर लेके आइए और फिर जब तैयार होके मार्केट में निकलिए, तो फिर तो धूम मचा देने की है। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात आपसे करूँगा मैं कल, रोज़, कल भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।